सारथी। सीएम योगी का आज उत्तराखंड दौरा। सीएम योगी की मां की बिगड़ी तबीयत, ऋषिकेश एम्स में अपनी मां से मिलकर जाना उनका हाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्थलीय निरीक्षण। किच्छा निर्माणाधीन एम्स स्थलीय निरीक्षण किया। उधम सिंह नगर के किच्छा में निर्माणाधीन एम्स। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित। राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित। उत्तरकाशी के हासिल में था गृह मंत्री का कार्यक्रम। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में रेल हादसे की साजिश। रुड़की रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप। ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पास खाली गैस सिलेंडर मिला। जिला जेल में 2 कैदियों के फरार। एसपी हरिद्वार ने कैंप कार्यालय में की मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी देहात रहे मौजूद। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद। 20 नवंबर को बंद होंगे मधेश्वर के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। स्वागत है आपका। मैं हूं दीपिका। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के लिए नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खटीमा विधायक एवं उप नेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी और छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो, हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का कार्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। वही खबर डोईवाला से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोईवाला के जोली ग्रांट स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में पिछले 6 दिनों से भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हाल जाना। हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमचंद पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी की माता सावित्री देवी पिछले 5 दिन से हॉस्पिटल में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। आंख में देखने की कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को भर्ती किया गया था। माताजी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जाँच हो रही है। और इसी बीच में ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके द्वारा भी इच्छा जाहिर की कि मैं माता जी को देखने यहाँ पे आना चाहता हूँ कर, तो आज उन्हीं को देखने यहाँ पे आ रहे हैं। कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, आँख की प्रॉब्लम है और होपफुली अब एज के हिसाब से थोड़ा डिटोरेशन तो समय के हिसाब से होता ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माता श्री यहाँ जलगंज हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं और पिछले 6 दिन से उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और अपनी माँ जी का उन्होंने हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की है। क्योंकि ये बिल्कुल बेहद निजी दौरा है, तो इसलिए मीडिया को
पूरे कार्यक्रम से दूर रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि माताजी की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो सीएम योगी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो डॉक्टर से राय मशवरा करने वाले हैं। इसके अलावा वो देखने वाले हैं कि अगर उनको कहीं और ले जाने की ज़रूरत होगी तो वो वाला कदम भी यहाँ पर उठाया जाएगा। राजकुमार बरार, के न्यूज़। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल जहां लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बना था, तो वहीं कोरोना काल गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों के लिए वरदान साबित हुआ था। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करने के लिए कुछ कुमाऊं मंडल में कैदियों को पैरोल दी गई थी, जिसमें से कुमाऊं मंडल के 4 जेलों के 255 कैदियों को पैरोल से वापस नहीं पहुंचे। अब फरार कैदियों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बता दें कि जेल प्रशासन की ओर से इन कैदियों को रिहा करने के आदेश के बावजूद इनमें से कई कैदी हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए थे, जो अब तक फरार हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की पुलिस 250 से ज्यादा कैदियों को तलाशने के लिए अभियान चला रही है। इन्हें 3 साल पहले कोविड महामारी के दौरान पैरोल दिया गया था। उसके बाद से ये फरार हैं। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों को तलाशने, हिरासत में लेने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कई टीम बनाई गई है। पुलिस का तलाशी अभियान पूरे राज्य में चल रहा है। इसमें जितने लोग भी कोरोना काल के दौरान रिलीज किए गए थे पैरोल पे और उन्होंने वापस आमद नहीं कराई है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोगों द्वारा टीमें और शीघ्र इसमें जितने लोग भी बाहर हैं उनको वापस अरेस्ट करके और विधिक कार्रवाई करके वापस उनको जो न्याय के व्यवस्था में भेजा जाए। अभी टीमें हमारी लगी हैं, जैसे सफलता मिलती है हम उस हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। कोविड के दौरान महामारी फैलने से रोकने के लिए जेलों में भीड़ कम की गई थी। इसके लिए कई कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ के समाज की जीवन संस्कृति और रहन सहन दोनों अनूठा रहा है। यहाँ की लोक परंपराएं व रहन सहन प्रकृति के करीब और सृष्टि से संतुलन बनाने वाली रही हैं। इसकी झलक पर्वतीय समाज की हाउसिंग कॉलोनियां कही जाने वाली बाखली में देखी जा सकती है। उत्तराखंड में सैलानियों में लोकप्रिय बाखली पारंपरिक रूप से फिर भी अनदेखी की शिकार है। उत्तराखंड में नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक में खूबसूरत बाखली देखने को मिलती है। बाखली पारंपरिक सामुदायिक घरों की कॉलोनी को कहती हैं। यहाँ 35 से ज्यादा घर एक कतार में करीने से बने हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली कुमाऊं मंडल के कुमाटी गांव में है। उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली है। इस गांव का नाम कुमाटी है और यहाँ 35 परिवार रहते हैं पूरे, और भी ज्यादा होंगे, आधे तो हल्द्वानी चले गए हैं, अभी रहते ही हैं फिर भी बहुत लोग। बाखली आशियाने की पारंपरिक व्यवस्था है। सैलानी इसे देखकर काफी रोमांचित होते हैं। हालांकि यहाँ रहने वालों की शिकायत है कि उनकी लगातार अनदेखी होती रही है। ये हमारे बाप दादाओं ने वैसे ही देखी। लोग कहते हैं 200 साल से भी ज्यादा पुरानी बाखली है। ये बहुत इधर उधर से हर एक हफ्ता, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जब यहाँ 2-4 टूरिस्ट जो है यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं। नाम के लिए सबसे बड़ी उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर रोड नहीं है। सरकार इस चीज को नहीं देखती है कि यहाँ पर इसकी सुविधा दी जाए। सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर कोई किसी चीज की मदद नहीं दी गई है। नैनीताल प्रशासन ने भरोसा दिया है कि बाखली को बढ़ावा देने के लिए दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कों का काम है वो लगातार चल रहा है। PMGSY के माध्यम से भी सड़कें बनाई जा रही हैं और जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, PWD हैं, एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अभी आरंभ हुई है, उसमें भी सर्वे किए गए हैं। ज़्यादातर जो समस्या आती है या डिले होता है रोड निर्माण के कार्यों में, वो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की जो लंबी प्रोसीजर है उसके कारण होता है। अभी उसमें जो कॉम्पनसेटरी और फॉरेस्टेशन लैंड के मानक हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन भारत सरकार की ओर से किए गए हैं, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बाखली की खासियत है कि ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। ऐसे कई घरों में अब ताला दिखता है। वहाँ रहने वाले रोजगार की तलाश में घर से दूर जा चुके हैं। तो इधर
सितारगंज से सोना बरुआ बाग में महिलाओं ने एकत्रित हो सड़कों पर एक जुलूस निकाला, जिसके माध्यम से उन्होंने क्षेत्रवासियों को जताया कि नशा बंद करें, नशा बेचना बंद करें। शराब, स्मैक, डोडा, अफीम, चरस, गांजा जैसे नशों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि आज नशे की लत में पड़कर नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। चोरियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारे क्षेत्र में नशे में पड़कर नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हमने कई बार धरना प्रदर्शन, जुलूस जैसे आंदोलन किए, लेकिन नशे पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमें इससे सहयोग करे और आसपास के क्षेत्र के अंदर नशा पूर्ण रूप से बंद हो, वरना हम लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें, शराब, जुआ, सट्टा व नशापन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए गांव की महिलाओं द्वारा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। महिलाएं एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ रहा है। सभी वर्ग के लोगों को इनका अनुसरण करना चाहिए ताकि समाज की कुरीतियां दूर हो सके। मामला ऐसा है, नशे के विरुद्ध है। नशे में ऐसा ये गांव लुप्त हो गया है ना, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ स्मैक बिक रही, कच्ची दारू बिक रही है और ये महिलाएं इतनी परेशान हैं। इनके जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, इतने बिगड़ गए हैं। वो घर का धान, चावल, राशन, गैस तक दे रहे हैं। तो आज ये इतनी परेशान है, तब ये सड़क में आई है। इसलिए इन्होंने आज ये प्रोग्राम चलाया है हमारा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देती हूँ, आप लोग यहाँ आए। तो वही एक खबर गदरपुर से है। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक तथा उसकी नाबालिग बेटी को कथित रूप से थप्पड़ मारने के बाद पुलिस और जनता के बीच बखेड़ा हो गया। इस दौरान तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस आम लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। बीती रात दिनेशपुर मुख्य चौराहे पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान शक्ति फार्म निवासी हरीश वर्मा अपनी बच्ची को साथ दुर्गा पूजा देखने दिनेशपुर आ रहा था। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका और बाइक सीज करने की धमकी दी। हरीश ने विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने उसे झापड़ मार दिया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित की नाबालिग बेटी पर भी सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल ने हाथ छोड़ दिया, जिससे पीड़ित की नाबालिग बेटी को चोट लगी। पुलिस पीड़ित के मासूम बच्चों को चौराहे पर छोड़कर पीड़ित को थाने ले गए। देर रात क्षेत्र के दर्जनों लोग जनप्रतिनिधियों के साथ थाने पहुंचे और पीड़ित को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। देर रात तक पीड़ित को न छोड़ने पर जनप्रतिनिधियों ने पुलिस कप्तान से वार्ता की, तब जाकर पीड़िता को रिहा किया गया। बताया जा रहा है कि इस धक्का मुक्की में दिनेशपुर थाने के एक उप निरीक्षक लोकेश कुमार भी चोटिल हुए। घटना से आक्रोशित क्षेत्र के तमाम लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ ITI मैदान में धरना प्रदर्शन किया। सर, मैं शक्ति फार्म से दिनेशपुर क्षेत्र ससुराल आया था दशहरा पूजा मनाने। तो मैं अपने 2 बच्चों के साथ दिनेशपुर जब मैंने एंट्री किया चौराहे पे, तब मुझे पुलिस वालों ने रोका और चालान काटने वाली बात कही। तब मैंने पुलिस वालों को बोला कि सर मेरे पास 2 नाबालिग बच्चे हैं, एक मैं हूँ सर। फिर मैंने कह रहा कि तेरा 4 का चालान काटा जाएगा। मैं बोला सर क्यों? कह रहा काटा जाएगा तेरा 4 का चालान। जब मैंने विरोध किया कि सर मेरे साथ 2 नाबालिग बच्चे हैं और मैं हूँ, 4 का चालान क्यों काटिएगा, तब पुलिस वालों ने हाथापाई शुरू कर दी। तुरंत उनसे मारपीट शुरू हो गई। जो स्थानीय लोग जो मेले में आ रहे थे उनका जबरदस्ती चालान किया जा रहा था रात के 10 बजे। उससे कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल पैदा हुआ है कि उत्सव के दिन हमारे खासकर हमारे बंगाली समाज का इतना बड़ा पर्व है और लोग यहाँ पर 36 गांव से लोग यहाँ आते हैं मेला देखने, और पुलिस जानबूझकर व्यवस्था बनाने के नाम पर जो व्यवस्था फैलाने का काम किया है और कहीं ना कहीं लोगों को मारा पीटा तक गया, इवन बच्चों पर भी हाथ उठाया और कम से कम 250 से ऊपर गाड़ियों का चालान किया गया। ये कहीं ना कहीं पुलिस हम लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, तो पीड़ित कर रही है आम लोगों का, गरीब लोगों का, और शोषण कर रही है। तो वहीं रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में 56 पुड़िया अवैध गांजा बरामद किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बताया कि कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल कर्मचारियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तो क्यारी रोड पर एक व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दीवान चंद आर्या निवासी बैलगढ़ थाना
रामनगर को क्यारी रोड से गिरफ्तार किया गया। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से 56 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। रामनगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज क्यारी रोड से एक व्यक्ति दीवान नाम से 56 पुड़िया लगभग 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अभी उसको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। वहीं विकासनगर अंतर्गत थाना सहसपुर क्षेत्र के संभावला क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और मुंह बंद कर लूटपाट करने की कोशिश की। साथ ही बीच बचाव को आई उनकी पत्नी को भी नकाबपोशों बदमाशों ने बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिसके चलते बदमाश अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और लोगों को आता देखकर फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सहसपुर थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों का फुटेज लिया है, जिससे बदमाशों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहसपुर थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टहल रहा था सुबह 5:15 बजे और उसी समय जो है ना यहाँ से इधर से और यहाँ इस जगह था मैं, और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया इस तरह से, मेरे सिर में यहाँ चोट भी आया। गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दी ऐसे करके। उसके बाद कह रहे थे कि जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ थोड़ी है और मैं घर में कुछ रखा भी नहीं है। शमशेर सिंह जी जो भी रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी हैं, अपने आंगन में सुबह टहल लेते। ये करीबन घटना 5:15 साढ़े 5 की होगी। तो 3 अज्ञात युवक उनके आंगन में आते हैं और उनको का देके उनको उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उनके हाथ पैर बांध देते हैं। तो उनसे कहते हैं कि उनको घर की तरफ को ले जाके लूट, कहते हैं कि जो भी है वो सामान ला के दो। तो वहीं विकासनगर में आज तीसरा जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व IRS अधिकारी रतन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही इस मौके पर कई क्षेत्रीय कवियों और लेखकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जौनसार बावर की बोली, भाषा और परंपराओं को जीवित रखने के साथ ही आज की युवा पीढ़ी को से रूबरू कराए रखने के मकसद में आयोजित इस कार्यक्रम में कई महिलाएं अपनी पारंपरिक परिधानों में पहुंची, जिनका ढोल ढमरू से स्वागत किया गया। तो वहीं कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों ने जौनसारी और बावरी में भाषाओं में अपना काव्य पाठ किया। लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलन होते रहना चाहिए और जब अपनी बोली भाषा जीवित रहेगी, मुझे लगता है तभी हमारी संस्कृति भी जीवित रहती है। और मुझे तो बेहद खुशी हो रही है आज इस प्रकार के कार्यक्रमों को देख करके कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जागरूक है अपनी बोली भाषा को लेकर के। ये हमारे जौनसार बावर का तीजा जो है जो कवि सम्मेलन ये पहुँचे है, मुझे जो आनंद आ रहा है सब मेरे बयान करने के परिमाण शब्द आई हैं। और ऐसा जो इनका प्रयास जो क्या लिखा है अपने आखिर लोक भाषा जो है, इनका प्रयास ये बहुत ही सराहनीय है। खबर रुड़की से है, जहां रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी रेल हादसे की बड़ी साजिश का मामला सामने आया है। रुड़की के पास झंडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर LPG गैस सिलेंडर मिला, जिससे हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजरी। रेलवे ट्रैक पर LPG गैस सिलेंडर की सूचना मालगाड़ी के चालक ने रेलवे के अधिकारियों को दी। सूचना पर लक्सर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लिया।
रुड़की में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश नाकाम साबित हो गई। लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक पर ढंडेरा क्षेत्र में छावनी के पास रेलवे से करीब 300 मीटर आगे आज सुबह खाली गैस का सिलेंडर मिला। इससे पहले भी इसे उड़ाने की धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अब रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली गैस सिलेंडर मिलने की तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा है कि यह कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। के मध्य एक छोटा सिलेंडर खाली पाया गया था, जिस संबंध में स्टेशन अधीक्षक की लिखित तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 का रेल अधिनियम के बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। देखिए, अभी इस संबंध में कोई निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना तो समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र भी की जा रही है और निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। रेल और सिविल पुलिस दोनों के स्तर से निरंतर पेट्रोलिंग की कार्रवाई वहां अमल में आती रही है और आगे भी ये पेट्रोलिंग निरंतर जारी रहेगी। वहीं उधम सिंह नगर के थाना दिनेशपुर के अंतर्गत जाफरपुर में दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। सूत्रों के अनुसार जाफरपुर में शनिवार देर आधी रात को दो गुटों के बीच पहले से चले आ रहे किसी विवाद को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दिनेशपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। घटनास्थल से पुलिस को कई खोखे बरामद हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि फायरिंग काफी लंबे समय तक चली थी। गोली ये बड़ी वो कागज की लग रही है मुझे। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।